नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह और सवालों के चक्रव्यूह में आज मेरे साथ हैं पूर्व राज्यसभा मेंबर ईश्वर सिंह और मौजूदा एससी कमीशन के मेंबर। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, क्योंकि एक लंबा सफर राज्यसभा से एससी कमीशन तक का आपने तय किया, इस ट्रांजिशन को किस तरह से देखते हैं? राज्यसभा में जो हमारी लायबिलिटी थी एक मेंबर के नाते, वो हमने बखूबी पूरी निभाई है। जहां आपने कहा कि अब एससी कमीशन में आए हैं, ये एक गरीबों का ऐसा जगह है कि यहाँ राहत की जरूरत है हर समय, क्योंकि पीड़ित आदमी यहाँ आता है, जो जिसको कोई सहारे की इमीडिएट ज़रूरत है वो आदमी आता है। तो ये नेशनल कमीशन है, जैसे आपने पूछा। नेशनल कमीशन के अंदर तो वैसे राष्ट्रीय स्तर की जो प्लान है, योजनाएं हैं, वो देखी जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है चाहे स्टेट की है, कि वो लागू कैसे ढंग से की जाती हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, इसके अंदर पावरें भी हैं। और अब उस नज़रिए से यदि आपने जो जानना चाहें इस बात को, तो एट्रोसिटी एक्ट के अंदर ऐसे ऐसे केस हैं कि अभी तक भी जो इमीडिएट उनको रिहाई मिलनी चाहिए थी वो कम मिलती है। अच्छा। और जो मेरा कहने का भाव है कि जो लोग जिसके अंदर आप ये समझिए कि जागरूकता शब्द है, कि लोगों में जागरूकता नहीं है नेशनल कमीशन के प्रति, कि इसके अंदर क्या क्या हमारे अधिकार हैं, क्या क्या हम इनसे हासिल कर सकते हैं। क्यों ये जागरूकता इतने समय में नहीं आ पाई? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या इसको प्रमोट नहीं किया गया? क्या लोगों को जागरूक करने की कोशिश नहीं की? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि इसकी पब्लिसिटी कम हुई है। और ये जिम्मेवारी तो बनती थी जब देहात का जो आखिरी आदमी है, जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहता है, वो कमीशन के बारे में कुछ नहीं जानता, कमीशन शब्द है क्या है। और वहाँ तक हम जब तक उसकी दर्द पीड़ा को तो तब समझ सकेंगे जब वो हमारे नज़दीक आएगा, उसको एहसास होगा कि ये लोग आपके लिए हैं, आप इनके लिए हो। तो ये लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ जो है ना ड्यूरेशन, कुछ लगाए आप, जो है ना कमी तो कहीं रही है कि कमीशन में जो इसका ध्येय था पूरा, और जो लोग यहाँ तक पहुँचने चाहिए थे वो लोग कम आते हैं। यहाँ सर्विस मैटर के लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही अवेयरनेस है उनको। तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली के लोगों को अवेयरनेस है पहले शेड्यूल कास्ट, लेकिन एक आम इंसान जो दूर दराज गाँव में है उसको नहीं पता। उसको नहीं पता। उसको पता है तो कोई बता के आएगा, लेके आएगा, वो फिर ये समझता है कि दिल्ली बहुत दूर है, जैसे कहते हैं। लेकिन ईश्वर सिंह जी देखिए, एक सवाल, क्योंकि कांग्रेस भी हमेशा दलितों की बात करती रही है, दलितों की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी करती है। उसके बावजूद अगर हम देखें कि इस कमीशन को बने इतना लंबा वक्त हो गया, उसके बावजूद लोगों में इतनी जागरूकता नहीं, तो क्या विल पावर की कमी रही, इम्प्लीमेंटेशन की कमी रही, क्या कमी है? कमी लोगों की तो नहीं हम कह सकते, कि लोगों को तो राहत के लिए इमीडिएट बीमार है कोई तो डॉक्टर को तलाश में फिरता है। वो कमी रही है तो सरकारों ने भी इतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था, कि वो पब्लिश करे मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू, और वो मॉनिटरिंग करे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने इसका जवाब ये है कि हमारा एक ये स्टेट लेवल के ऊपर हमें रिव्यू करेंगे। एग्जाम्पल पहला हरियाणा का है। उससे पहले मैं 21 तारीख को जींद जाना था, मौसम खराब होने की वजह से नहीं जा सका। तो अब हम जींद से ही शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। जनवरी से हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे और रिव्यू करेंगे हर जिले का, कि हर जिले के अंदर कितना क्राइम पहले था, कितना अब है, बढ़ा या घटा है। ओवरऑल क्राइम या दलितों के ऊपर? दलितों के ऊपर। ओवरऑल नहीं, सिर्फ क्योंकि कमीशन दलितों का है सिर्फ। तो दलितों के हमारा कितना क्राइम बढ़ा, कितना क्राइम हुआ? यस, हमारा विषय दलित का है, क्योंकि कमीशन ही दलित के लिए है। तो ये पूरी समीक्षा आप करेंगे? हम समीक्षा करेंगे कि उसके अंदर क्राइम रेट कितना बढ़ा है, घटा। देखिए, एफआईआर दर्ज कर दी, एफआईआर दर्ज करी तो फिर मेडिकल कब हुआ, और मेडिकल हुआ उसमें गैप कितना था, फिर मेडिकल के बाद जो है ना उसको कंपनसेशन कब मिली, उसमें गैप कितना था, ये जाकर के ही देखा जा सकता है। और इसीलिए मैंने पहली बार ये करने हम जा रहे हैं, हर जिले में जाकर रिव्यू करेंगे। अब ठेकेदारी प्रथा है, सफाई कर्मचारी हैं, म्यूनसिपल कमेटियों के अंदर अपनी मनमर्जी के लगा रखे हैं कागजों के अंदर। और हैरानी की बात यह है, नवी बात आपको हमें बताएं, कि वो दूसरी कम्युनिटी के आदमी लिस्ट में सफाई कर्मचारियों की हैं, तनख्वाहें वहाँ से लेते हैं, काम कहीं और होता है।
ये भी एक बड़ा ऑफेंस और क्राइम है। इसलिए सफाई कर्मचारियों के अंदर कहते हैं कोई बैकलॉग नहीं, 100% सही है। लेकिन ये सब कुछ होता तो ऊपर से ही है, ऊपर की रजामंदी से ही होता, अगर इतनी बड़ी धांधली हो रही है तो। आज ऊपर नीचे का सवाल नहीं, अब सवाल ये आ गया कि जो ऑफिसर है सबसे बड़ा रोल उनका है, क्योंकि कमीशन का संबंध हमारा जो मशीनरी है उससे है। और मशीनरी जब तक उसको चेक नहीं करेंगे, उसको हम जांच नहीं रखेंगे, अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, यस, तब तक ये चीजें नहीं। ये बात है मैडम कि उसको अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। अभी तक तो हम पारदर्शिता ही नहीं, पारदर्शिता जब तक नहीं तब तक कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर क्या खोया क्या पाया। तो ऐसे में जहाँ पर रिजर्वेशन भी है, अभी आपसे जिक्र हो रहा था, एससी को लेकर, जो दलितों को लेकर रिजर्वेशन है, वो कॉलेजेस में हो या अदरवाइज, वो सारे कोटे फुल हो रहे हैं या उनमें भी कहीं कुछ कमी है? नहीं, अब आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी है जी, उस कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पीछे 21 तारीख को गया था कि सारी सीटें, एडमिशन जितना था शेड्यूल कास्ट का, रिजर्व सीटें थी जो शेड्यूल कास्ट बच्चों की, सारी जनरल में भर दी। अच्छा। और जब मैं गया तो बड़ा सीरियस मामला था। तो जब मैं गया तो मेरे से पहले हमने उनको जवाब मांगा, नोटिस दिया, तो मेरे से जाने से पहले उन्होंने टर्मिनेट कर दिया रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार को टर्मिनेट किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने रजिस्ट्रार को टर्मिनेट कर दिया। इससे मसला हल थोड़ी हो जाएगा। आपने कितने बच्चे जनरल में लगा दिए हैं, उन जो रह गए हैं जिनका हक मारे गए उनका क्या किया? वो कहाँ एडजस्ट होंगे? वो कहाँ एडजस्ट तो हरियाणा में क्या सीन है? हरियाणा के अंदर देख SCERT एक ऑफिस है गुड़गांव के अंदर। वो JBT जिसको आप DED कहते हैं, वो बच्चे दाखिल करते हैं। मेरे पास एक हफ्ते से कंप्लेंट आई है कि जो हरियाणा की जो दलितों की संख्या है 20.2% है, उस रेशो के हिसाब से जो कॉलेज है, जैसे 50 सीट है किसी कॉलेज में तो उसमें 10 बनती है, तो 10 में से किसी में 8 भरी, किसी में 5 भरी, किसी में जो है ना 7 भरी। तो हर कॉलेज के अंदर जहाँ तक जो मेरे पास तक कंप्लेंट आई वो सीटें छोड़ दी। तो पता लिया तो ऐसे क्यों हुआ, तो पता हमने जो अभी तक तो, क्योंकि उनको 12 तारीख को हमने समन किया है, इस 12 तारीख को हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुलाया एजुकेशन हरियाणा का, और डायरेक्टर बुलाई है जो SCERT की गुड़गांव की है। तो पता लगे कि वो नारनौल जो है ना आपके महेंद्रगढ़ के जो कॉलेज हैं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा तो उनकी सीटें भर दी। अभी तक मैं नहीं कह सकता पूरी तरह से, और जो नॉर्थ जोन के जो है ना कॉलेज उनकी छोड़ दी। तो रिजर्वेशन की पॉलिसी तो हमने पूरी ही करनी है, चाहे कॉलेज गुड़गांव का है या महेंद्रगढ़ का है या कुरुक्षेत्र का है। यानी पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि महेंद्रगढ़ का जिक्र आप कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ से ही रामविलास शर्मा एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। हो सकता है, खैर जो जब तक अब तक 12 तारीख को जब हमारे पर रिपोर्ट आई ये बात का जवाब तो हम तभी देंगे, परंतु सब कुछ ठीक नहीं है, इतना कह सकता हूँ। तो सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, और इसके अंदर छुपा हुआ जो उसका मतलब है उससे बहुत कुछ समझ में आता है। शिक्षा की दृष्टि में जो दलित का बच्चा है उसके ऊपर तो बहुत सख्त जरूरत है उसकी मदद की, उसको राहत की, क्योंकि वो पहले ही कमज़ोर तबके के लोग हैं हर दृष्टि से। उनके साथ तो बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें तो ज़्यादा बल्कि मदद हम ज़्यादा बढ़ करके करें। अब आपने एक सवाल जब ये किया कि भाई दूसरे के हिसाब से यदि गांव स्तर का जिसकी शिक्षा हो, जो आपने पूछी ग्रामीण स्तर की शिक्षा एक बच्चे ने ली, वो दलित का है जी। वो कैसे फिर मुकाबला करेगा कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के जो है यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ? उनको तो ज़्यादा राहत चाहिए। अब यदि सीटें ही पूरी नहीं होंगी JBT की, जब शेड्यूल या तो शेड्यूल का सिर्फ बच्चे नहीं है तो हम मानते हैं, जब बच्चे अवेलेबल हैं और वो खुद मानते हैं, तब अनदेखी क्यों? तब अनदेखी क्यों? आपको लगता है कि हरियाणा में दलितों की अनदेखी होती रही? क्योंकि आप पहले भी दलितों के कई मुद्दे उठाते रहे हैं इस कमीशन में आने से पहले भी, भले ही वो 100 गज के प्लाटों का मामला हो या और हो। ये मैंने आपको यही कहना था, देखी नहीं अनदेखी होती नहीं रही, हो रही है, आज से नहीं सदियों से हो रही है। और क्राइम रेट जितना संगीन हरियाणा का है, मेरे पास हरियाणा के अलावा बिहार भी है, बंगाल भी है, तो उत्तर प्रदेश भी, प्रॉपर दिल्ली भी है, ऐसे संगीन जो मैंने शब्द यूज किया और कहीं नहीं है जो क्राइम यहाँ है हरियाणा में। जो हरियाणा के अंदर एक मैं आपको मेवात की बात बताता हूँ। रात को रेप हुआ, रेप का पर्चा दर्ज हुआ और उस मेडिकल हुआ, अगले ही दिन
उसी आदमी के खिलाफ उसके हस्बैंड का 307 का पर्चा दर्ज कर दिया क्रॉस केस करने के लिए, ताकि वो केस अपना वापस ले ले। प्रेशर। और तब हमने जब उसको समन किया तो एसपी ने कहा हमने पर्चा कैंसिल कर दिया। बड़ा मेहरबानी करी, कैंसिल कर दिया। ये किया क्यों? उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? जिसने तो अगर आपने कहा कि हरियाणा में अनदेखी दलितों की सबसे ज्यादा होती रही, क्राइम रेट सबसे ज्यादा रहा, पहले कांग्रेस सरकार भी रही, आप भी उस पार्टी का हिस्सा हैं, अब भले ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी के हाथों कमान आई है, आपको लग रहा है ना पहले हालात बदले थे ना अब हालात बदल रहे हैं? इस राजनीतिक उथल पुथल के बाद अब आगे क्या देखते हैं आप? ये जहां आपने सरकारों की बात करी, अभी तो ये सरकार आई है, इस बजट में ये कितना हिस्सा देती है, हाँ। ये कितना परिवर्तन लाती है, मानसिकता तो तब मापी जाएगी कि जो दलितों की आबादी है उसके हिसाब से यदि पहला जो बजट का हिस्सा उतना ही मिलता है और उसको लागू भी उसी ढंग से होगा, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ना। बजट में हिस्सा दलितों की आबादी के हिसाब से मिलेगा तो हम जानेंगे कि भाई कुछ राहत मिली है और कुछ परिवर्तन आया है, वरना फिर वही बात कि लेवल बदल दिया तो उसका कोई फायदा ही कोई नहीं होगा। आखिर क्यों, जब पहले कांग्रेस सरकार रही तब भी इतनी अनदेखी होती रही और अब भी? अब आपने कहा 100 गज के प्लाट हैं, और ये मेरा मुद्दा भी था उस टाइम जी, अहम मुद्दा आज भी है। मैं एक पर्टिकुलर बहुत है जो है ना, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कैथल में की बात बता तो 6 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर एक भी प्लॉट नहीं एक गांव को अलाट हुआ। एक गांव है भागल, 550 एप्लीकेशन आई है हमारे पास उसकी, और उतने बड़ा गांव है, उसकी जमीन अवेलेबल है, परंतु एक प्लाट भी जो है नहीं दिया गया। तो ये प्रशासन की लापरवाही नहीं है तो क्या है फिर? ये सरेआम सीधा, ये तो एक ऑफेंस है, क्राइम है। इसके अंदर जो भी हो, चाहे पंचायत है, चाहे बीडीओ है, चाहे एसडीएम है, चाहे जो है बड़ा अधिकारी है, उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, तब बात बने, तब तो कुछ देंगे, वरना कानून की तो कोई परवाह ही नहीं। जब जमीन अवेलेबल है और लोगों की डिमांड है तो क्यों नहीं? लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ विल पावर, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं जिसके हाथ प्रदेश की कमान है, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो या अब के मुख्यमंत्री हो, उनकी विल पावर के ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करेंगी। बिल्कुल करेगी और करने भी चाहिए, परंतु उसके अंदर जो प्रतिनिधि हैं शेड्यूल कास्ट के, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या जवाब दी? उनके जवाब दे भी तो बनती है। उन्होंने क्यों नहीं मुद्दा उठाते जो है ना इस बात के बारे में? ये कोई अपोजिशन का रूलिंग का सवाल नहीं है कि किसी पार्टी के खिलाफ बोलना, ये तो हमारी नैतिक ड्यूटी है कि भाई हम जिस सीट के ऊपर आए हैं बन के, जिसके लिए आए हैं, हम उनका फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी पैरवाई करें। परंतु मैंने नहीं कोई आज तक देखा कि जिसने कोई ऐसा संघर्ष किया हो, मुद्दा उठाया विधानसभा में, या कोई ऐसी मोशन लेकर के आए हों कि जिसने ये कहा हो कि हरियाणा के अंदर एक ऐसे गांव है जिसमें एक भी प्लाट नहीं मिला। तो फिर उसमें उनकी भी हिस्सेदारी, भागीदारी है। मुख्यमंत्री ने कोई भी आए, मुख्यमंत्री का तो ये फर्ज है बिना धर्म के, बिना जात के सबको एक समान देख करके एक व्यवहार करे। परंतु हरियाणा में तो नॉर्थ पोर्शन के अंदर ऐसा हुआ ही नहीं कभी। अनदेखी तो हुई है, इसमें कोई दो राय ही नहीं, हर चीज में अनदेखी हुई है। और ये अनदेखी नहीं है कि यदि रोहतक के अंदर नहीं है, कुरुक्षेत्र कैथल जिले के अंदर 6 गांव मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी प्लॉट नहीं दिया गया, तो वहाँ क्या मैसेज जाएगा पब्लिक में? क्या लोग सोचेंगे कि हम इस हरियाणा के वासी हमारे साथ ऐसे व्यवहार क्यों? अच्छा, क्योंकि भले ही आप राजनीति से कमीशन में आ गए, फिर भी राजनेता तो राजनेता ही है और राजनीति की बात ना हो तो कुछ ना कुछ अधूरा जरूर लगता है। फिर भी बदले हुए जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण हरियाणा के हैं, राजनीति के, वो आप किस नज़र से देखते हैं? अब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस कहीं बहुत पीछे चली गई इन चुनाव के बाद, किस तरह से देखते हैं बदली हुई चीज़ों को? नहीं मैडम, ऐसा है कि आपने तो सवाल का विषय बदल दिया, तो कमीशन के अंदर की बात आप दूसरी नहीं, मैंने विषय नहीं बदला, मैं उसी पर आऊंगी। हम सराहना करेंगे, जैसे मैंने आपने प्रश्न किया, हम सराहना करेंगे। हाँ। जैसे मैंने आपको कहा कि बजट जो है ना, जितना आबादी है शेड्यूल कास्ट की, हाँ, उसके हिसाब से बजट उसी स्कीम में लागू किया जाए जो स्कीम शेड्यूल कास्ट के लिए है। हाँ। तो फिर हम सरकार को समझेंगे कि इन्होंने कुछ परिवर्तन किया है।
जैसे बजट आया यार वो दूसरी स्कीमों में पहले लागू होता जा रहा है यार, वो इसी सरकार ने भी लागू कर दिया, फिर परिवर्तन किस बात का, कुछ भी नहीं। फिर तो ये तो आने वाला टाइम बताएगा, अभी पहले क्या कहें। तो आपके अभी प्रायोरिटीज क्या हैं? आपने अपने लिए क्या एजेंडाज अब कमीशन को लेकर सेट किए हुए हैं हरियाणा के मद्देनजर? मैंने आपसे बताया कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में रिव्यू करेंगे, उस रिव्यू के अंदर और उसके बाद सारे जिलों का रिव्यू करने के बाद एक फिर स्टेट लेवल का रिव्यू करेंगे जिसमें फुल कमीशन जाएगा। चंडीगढ़ फुल कमीशन, जिसमें सारा कमीशन हमारे चेयरमैन, तीनों मेंबर और वीसी भी जाएंगे। वो फिर जो हमारा सारे हरियाणा का रिव्यू है वो हम करेंगे, किस स्टेट में कितना बजट था, कितनी योजनाएं थी, लागू करी या न करी है, क्राइम कितना था, बंद हुआ या नहीं। और जो मेरी रिपोर्ट होंगी, जो ये एक महीने जिले वाइज, ये जिले वाइज रिपोर्ट मैं वहाँ फिक्स करूँगा फुल कमीशन के अंदर, उसमें लागू करेंगे फिर हम ये। तो नई सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या कमीशन ने कोई नए प्रपोजल सरकार को भेजे हैं? कुछ नई स्कीम्स को लेकर कुछ नए प्रपोजल सरकार के सामने रखे हैं? नहीं, या उन्होंने सरकार से क्या अपेक्षा की जा रही है? सरकार ने अभी तक इस टॉपिक में कोई ना पूछा है, ना टॉपिक भेजे हैं, ना कहा है। हमने सरकार को कहा है कि जैसे केरला के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, दूसरी स्टेटों में जो है एक डायरेक्टोरेट अलग है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी अलग हैं और एमएलएज एमपीओं की जो है ना कमेटी अलग है, ताकि वाच करें उनको जो है ना, जो दलितों के हित और उनके अधिकार हैं। तो हरियाणा के अंदर मैंने खुद लिखा कि आप भी ऐसा ही उनका अनुसरण करें, कैसे ऐसे मॉनिटरिंग कमेटियाँ बनाए एमएलएज की, एमपीज की, और जो चीज़ डायरेक्टोरेट अलग अपना किया जाए। एक मीटिंग जैसे ग्रीवेंसेस कमेटी की हर महीने होती है, उसके फौरी बाद एक ग्रीवेंसेस कमेटी पर्टिकुलर दलितों की ली जाए कि दलितों के केस लाओ, कितने पिछले महीने थे, कितने अब हैं, कितने पेंडिंग है, कितने सॉल्व किए गए, उसके साथ अटैच होनी चाहिए। ये हमने लिखा है। इससे जो आज जैसे आपने कहा, ये हमने लिखा है कि भाई दलितों के लिए एक स्पेशल डायरेक्टोरेट बने कि वो दलितों के ही केस को देखे, उनकी वेलफेयर की स्कीमों को भी देखे। और डिस्ट्रिक्ट जो ग्रीवेंसेस कमेटी है उसके साथ ही ग्रीवेंसेस कमेटी ओनली फॉर शेड्यूल कास्ट, दलितों की ये ग्रीवेंसेस कमेटी वो लागू की जाए। क्योंकि आपने कहा कि और भी बाकी स्टेट्स का भी चार्ज आपके पास है, दिल्ली का भी है, उसके कंपैरेटिवली अगर हम हरियाणा की चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो कितना फ़र्क आते हैं? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। जैसे मैंने आपको बताया सरप्लस की लैंड का केस था, वो सरप्लस लैंड का जो केस था 2012 में, ऐसा उसको मिट्टी में मिला दिया, तहस नहस किया है। बड़े मालिक जो थे ज़मीनों के, उन्होंने अपने हित के लिए, जो मैं साफ साफ कहूँगा, जो उसके अंदर राजनीतिक लोग बैठे थे, उन्होंने अपने हित के लिए उसमें अमेंडमेंट कर ली। कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता कि बिना किसी राय के, कमीशन की राय लेनी जरूरी है। यदि आप दलितों के संबंधित कोई एक्ट बना रहे हो तो नेशनल कमीशन को उसकी राय लेनी ही पड़ेगी, परंतु यहाँ किसी ने राय नहीं ली हमारी, और वो एक्ट बना दिया, और उस एक्ट के तहत कोई भी जो बंटवारा सरप्लस लैंड का 1 इंच भी किसी के पास नहीं जाएगी। और राजनेताओं ने, जिनके पास बड़े मालिक थे, बड़े जमीन जागीरदार थे, मालिक थे, उन्होंने ये अमेंडमेंट कराई है। तो हमने चिट्ठी में, मैं अब बना रहा हूँ, ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, चिट्ठी लिखूंगा कि इसको दोबारा अमेंडमेंट की जाए। जब भी सेशन आएगा, सरप्लस लैंड का जो एक्ट है जी, उसकी तरमीम करें आप। ये नई बात मैंने आपसे कही है कि उसकी तरमीम के लिए कमीशन लिखेगा। तो आप ये हरियाणा सरकार को लिख रहे हैं? हरियाणा को, हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट करी है, 2012 में की है जो इन्होंने। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी मर्जी के मुताबिक वो ज़मीन बचाने के लिए बड़े मालिकों ने अपनी मर्जी से कर लिया, अपने हित के लिए, और राजनेताओं ने ही किया। तो अब हम उनसे, एक तो हमने उनसे ये पूछा कि आपने बिना कमीशन के जो है ना अप्रूवल के उसकी जो उसकी अनदेखी क्यों की कमीशन की। अब आप इसको दोबारा अमेंडमेंट करो और इसको लागू करो, तो हमारे को जो हम उस एक्ट के अंदर तरमीम करने के लिए उनको कहेंगे। तो अभी क्योंकि इतना जो टेन्योर आपका हुआ, आपने देखा कि हरियाणा में क्योंकि आप खुद एक्टिव भी रहे हैं और लोगों से जुड़े भी रहे हैं, और फिर अब कमीशन के मेंबर हैं, आप खुद बता रहे हैं कि हरियाणा में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है। तो इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, एक तो आपने बोला कि हम ये रख रहे हैं कि डायरेक्टरेट जो है वो अलग हो, और क्या आपको लगता है कि बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए मैडम, इसमें ऐसा है कि केवल सरकार ही इसमें जिम्मेवार नहीं बनती, समाज की भी पहले का ही समाज है, समाज में से ही सरकार निकलती है। सरकार तो एक अंग है समाज का।
जो आपने बात की, ये सामाजिक हमारी कुरीतियाँ भी इसमें बड़ी बुरी तरह से फंसी हुई है कि देहात में जाकर के हम यदि जाकर के देखें तो वहाँ मानसिकता अभी तरह से पूरी तरह से नहीं बदली, और यही कारण है कि देहात का जो क्राइम है अभी वो बढ़ता ही जा रहा है। और सरकार ने उसके ऊपर लगाम पूरी तरह से कसी, यूँ नहीं कि उसके ऊपर जो है ना ढीला रवैया बरता। तो सबसे मशीनरी तो सरकार के हाथ में ना, वही कर सकती है सुधार। तो वो सुधार करेगी तभी तो सुधार कुछ होगा। अब एसपी हमने कहा, जब आपने कहा था, हमने कहा भी आप कम से कम 3 एसपी कम से कम, वरना 4 एसपी हरियाणा के अंदर लगने चाहिए, वो शेड्यूल कास्ट से संबंधित हो। और ये एक एसपी जो है ना कोई लगाया, अगले जो है ना उसके अंदर कोई प्रमोटी लगा दिया, ये नीति खराब है। तो पॉलिसी में अमेंडमेंट होने बहुत जरूरी है। इसमें पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं, ये तो एक जो है सरकार के हाथ में है कि 3-4 जो जहाँ दिखता है कि ऐसे स्टेट है 4 एसपी 3 एसपी उसमें लगाए, वो उनकी जिम्मेवारी हो, और वो बने भी जो है ना, हमने तो आपकी एसपी लगाए थे, ये भी जिम्मेवार है इस बात के लिए। अच्छा ये बताइए ईश्वर सिंह जी, कमीशन में आने के बाद राजनीति से कितनी दूरी बना ली है? वैसे तो राजनीति से दूरी बन नहीं सकती क्योंकि रूट्स तो वही हैं। दूध और पानी का जो मेला अलग अलग नहीं ना हो सकते। हाँ हाँ, तो बिल्कुल तो नहीं, राजनीति में दूरी तो नहीं हम कह सकते, दूरी तो खैर क्यों करे, राजनीति तो एक अच्छी चीज़ है, परंतु वो कैसे ढंग से कोई आदमी उसको पब्लिक हित में चलाता है तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो रिजल्ट्स जिस तरह से रहे कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस पार्टी के आप हिस्सा हैं, और उसके बाद कुछ बदलाव भी देखने को मिले, कुछ नए लोगों को बागडोर भी सौंपी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ये बार बार कहने की सारी बच्चे को पता है, हर आदमी को पता है कि जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, जहाँ ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, जहाँ ज़्यादा बजट के जो है ना खपत गई, वहीं हम जो है ना सर्वाइव कर गए, जहाँ अनदेखी हुई वहाँ हम रह गए। हाँ। तो उसका कारण तो श्रेय सबको पता है कि एक ही आदमी को जाता है, वो आप रिजल्ट निकाल ली, वो है कौन? हाँ, नहीं वो तो जानते ही हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नहीं, मैं नहीं कह सकता जो है ना वो कौन है, परंतु सामने नतीजा है। लेकिन जो अब चेहरे बदले हैं उनसे आपको लगता है कि एक अपलिफ्ट होगी कांग्रेस? कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ज़्यादा इसका पुराना इतिहास है। कांग्रेस को यदि कोई ये कहे, मैंने पॉलिटिकल बात नहीं मैं करता, अपने पार्टी की जो बात करी और इतिहास की बात करी, तो इसका अपना बहुत पुराना इतिहास है कांग्रेस का। ऐसे थोड़ी मिटाने से जो है ना हाथ से मिट जाएगा। नहीं, लेकिन ग्रुप्स बहुत बन गए थे, कुछ लोग छोड़ के भी चले गए, कांग्रेस में डिविजन्स भी बहुत हो गई। उसका कारण भी कोई होगा, वो आप अंदाजा लगाओ, आप जो है ना ज्यादा बेहतर समझते हो, वो तो आप लोगों वो तो मुझे लगता है हरियाणा की जनता भी समझने लगी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चेहरे बदलने से, अब किरण चौधरी को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, कुछ नए लोगों को जिम्मेदारियां देने से ये रिवाइव होगा? इसके बारे में मैडम सेल जैसे पूछो, मैं नहीं कह सकता। कुछ मेरे से तो दलितों की बात पूछो। कुछ बातों से बचना चाहते हैं, लेकिन हमेशा बेबाक तरीके से बोलते हैं ईश्वर सिंह। आज खामोशी क्यों इन बातों को लेकर? पार्टी का हिस्सा हैं आप, राजनीति अभी भी आपको आगे करनी है। मैंने कहा आपको ये पार्टी बहुत पुरानी है, इसका बहुत पुराना इतिहास है। आजादी का जो सबसे बड़ा योगदान इन्हीं को जाता है। तो फिर हरियाणा में कांग्रेस की रिवाइवल के लिए मंत्र क्या है आपके हिसाब से? नहीं, इसके बारे में तो खैर मैं क्या कह सकता हूँ, परंतु सब कुछ फिर वही बात आती है कि ठीक नहीं था, इसीलिए दिन ये देखने को मिले। यदि ठीक होता तो जो, तभी तो मैंने कहा कि जहाँ बजट लग गया, जहाँ जो है ना बटा कुछ वहीं रहे, जहाँ सर्वाइव कर गए, जहाँ बच्चे थे लोगों ने जो है ना पहचान लिया। जनता बड़ी जागरूक, हर चीज़ को समझती है और जानती है, इसमें कोई दो राय भी नहीं। तो उत्तरी भारत का जो हिस्सा है हमारा हरियाणा, उत्तरी जो है ना लोगों के अंदर जो चीज़ें हैं वो अभी भी उनके अंदर, मन के अंदर एक रोष है इस चीज़ का कि हमें जो कुछ मिलना चाहिए था नहीं मिला। उसी का ये कारण वो रोष तो कई लोगों के अंदर भी था, कई नेताओं के अंदर भी था, और वो गाहे बगाहे देखने को भी मिला। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बदलते वक्त, बदलते मौसम और बदलते साल में हरियाणा की जनता के लिए क्या बदलेगा, इसका इंतजार शायद सबको रहेगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।